हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास नंबर रहने वाली है वो क्लास नंबर रहने वाली है आपकी 4। क्लास नंबर 4 करेंगे। 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं किए कि एसएससी जीडी की, तो वो आपको देखनी है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं 150 क्वेश्चन के समथिंग हम आज हम करेंगे, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू रहेंगे और 2024 में आए हुए आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो, ठीक। क्लास बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इसमें मैं आपको 150 तो वैसे होंगे, लेकिन उसके 4 गुना के समथिंग समझो कि मैं आपको 600-700 के समथिंग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसके डिटेल बारे में चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे सारे 2024 के पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे, तब हमारी क्लास होगी आपकी वैसी वाली क्लास जिसमें हम थ्योरी सेक्शन करेंगे और जो पिछली साल के एसएससी जीडी में, जो एसएससी एग्ज़ाम में या जीडी के एग्ज़ाम में जो मोस्ट टॉपिक होते हैं उनको हम करने वाले हैं और फटाफट रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो भाई, क्वेश्चन है आज का कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई है, कि इंदिरा गांधी के टाइम पर आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो, इंदिरा गांधी के टाइम पर अगर आपसे पूछे कि कोई सी पंचवर्षीय योजना हुई है, तो इसका आंसर आता है 4th। कैसे? देखो, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में हुई थी, ठीक है। और 1951 से 1956 के बीच में हुई थी, तो उस समय आप सबको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरी भी उनके समय हुई, तीसरी भी उनके समय हुई थी, लेकिन चौथी जो हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी। और इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो इम्पोर्टेंट है, कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? या इंदिरा गांधी ने दिया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में, याद रख लोगे। नेक्स्ट, संविधान के समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से लिया गया है? ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज है कठोर संविधान। देखो, सबसे पहली चीज तो भारत का संविधान कठोर नहीं है, देखते ही गलत कर देना था। अर्धसंघीय बिल्कुल नहीं है। अडिग मतलब अटल मतलब कट नहीं है। तो सब भारत का संविधान जो है, इसमें समाज को बदलते हुए चीजों को देखना है, तो वो लचीलेपन का है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? लचीला। नेक्स्ट, मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा बने हैं। कब कौन बने थे? अजय बंगा। तो देखो, 2023 की बात आई है, तो देखो 2024 का भी याद रखना है कि 2024 का इसमें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसएससी ऐसी ही करती है, पिछले साल 23 वाले में 22 का पूछा था, 24 वाले में 23 का पूछा और 25 वाले में 24 का पूछ लेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अजय बंगा थे, याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। देखो, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था नरेंद्र मोदी को। किसको प्रदान किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर, तो ये प्रदान किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो देखो, हमने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। और ध्यान रखना कि 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस किस में मनाते हैं? 26 नवंबर को। देखो, 26 जनवरी से क्या रखना है? 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 से क्या रखना है कि संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था। 15 अगस्त 1947 से क्या रखना है कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। इसी दिन हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। और ध्यान रखना कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री या स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जो तिरंगा फहराते हैं वो लाल किले पर फहराते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। नेक्स्ट, अंबुबाची मेला
देखो अंबुबाची मेला का संबंध है असम से। अंबुबाची मेला किससे संबंधित है? असम से संबंधित है अंबुबाची मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद की विधायी शाखा जो यह कानून बनाने का प्रभारी है, तो आंसर आएगा संसद। देखो भारत में संसद जो है वो एक ऐसी कानूनी शाखा है जो कानून बनाती है। संसद मतलब अकेली संसद नहीं, संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले कोई बिल आपका लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, एक से पास होने के बाद सपोज मान लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट के बाद ही वो कानून बन जाता है। तो ये संविधान की है ना जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, तीनों अंग से ही आपकी संसद आपकी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ये आया CRR की फुल फॉर्म कि भाई CRR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखोगे CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो आपको याद रखनी है, ये होती है आपकी CRR की फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि AFC चैलेंज ग्रुप का संबंध किस खेल से है? तो AFC चैलेंज ग्रुप का जो संबंध है वो है आपका फुटबॉल से। AFC चैलेंज ग्रुप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखो कौन सा स्टेडियम है जो आपका जो प्रमुख हॉकी मैचों के लिए फेमस है, तो उसका नाम आएगा कलिंगा स्टेडियम। जो कलिंगा स्टेडियम है वो हॉकी के लिए आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर, ठीक है, कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में लेबर का सबसे अधिक शोषण करता है? मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जो मजदूरों का सबसे अधिक शोषण करता है? तो वो याद रखो कि कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मजदूरों का शोषण करने वाला होता है। ठीक है, उसमें ही सबसे ज़्यादा मजदूरों का शोषण होता है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का संबंध RBI का कार्य क्या है? मतलब मौद्रिक नीति के संबंध में RBI का कार्य क्या है? तो मौद्रिक नीति के संबंध में RBI का कार्य होता है करेंसी नोट जारी करना। ठीक है, क्या कार्य होता है? करेंसी नोट जारी करना होता है। नेक्स्ट, इसने पूछा कि RBI का काम क्या होता है? देखो RBI का काम मुद्रा जारी करना होता है, बिल्कुल होता है। आखिरी कर्जदाता जो होता है भारत बैंकों का, ठीक है, तो वो RBI होता है। देखो RBI की बात करेंगे तो RBI बैंक जो है भारत का बैंक है और भारतीय बैंक तो है, इसकी स्थापना 1935 में आपकी हुई थी। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। किसी को नया बैंक खोलना है तो RBI के द्वारा ही वो खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 714वां क्वेश्चन, मतलब 14वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसने बोला कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अवस्था या स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तुम्हें बताना है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां व्यक्ति के पास जो है, ठीक है, जीवन ना जीने के लिए कम चीज़ें होंगी, पैसा कम होगा, संसाधन कम होंगे, तो आप समझते ही होंगे वो होगा गरीब। क्या होगा जी? गरीब। मतलब गरीब एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए जो उसके संसाधन होते हैं, पैसा वगैरह होता है, वो आपका कम होता है। नेक्स्ट, द्रवों के विसरण की दर से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिक्विड में बताना है। नंबर 1, द्रव के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इस तथ्य के कारण कि द्रव अवस्था में
कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होते हैं। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारतीय जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति पर किलोमीटर है। हमें ये बताना है कि भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर पर 382 लोग रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो राज्यों में बिहार का पहला स्थान है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछूं तो दिल्ली का पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में। नेक्स्ट तुम्हें बताना है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, या ठीक है बस इतना ही याद रखोगे, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ का है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। अगर इस फेस्टिवल का भी नहीं पता चलता तो देखो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, इसका भी नहीं पता चलता कि कहाँ का है, तो यहाँ पर एक झील दी हुई है पुलिकट झील। तो इससे भी आप हिंट लगा सकते थे, क्योंकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर तमिलनाडु कहीं है नहीं, तो बस तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो आंसर क्या आ गया आपका, क्या आ गया जी, पुलिकट झील। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तर होते हैं, तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18 आपके होते हैं स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात जीवन का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 में है, जीवन जीने का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में आता है। पंचायती राज जो है ये आपका अनुच्छेद 40 में आता है। 39A में आता है निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, कि सभी व्यक्तियों को क्या मिलने वाली है, फ्री कानूनी सहायता मिलेगी, ये 39 में आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पुनः जागरण आंदोलन में पूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसे युगदूत कहा था। और इस व्यक्ति ने 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। और इन्हें राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि जो दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इनका सबसे बड़ा योगदान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना है। और जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1829 में विलियम बेंटिक ने लगाया था। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत, एकात्मक, पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत, एकात्मक, संघीय व्यवस्था के रूप में कौन वर्णित करता है, तो उसका आंसर आएगा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। आप किसी भी राज्य के हों लेकिन आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी कि वी आर ए इंडियन, हम सब कौन हैं, भारतीय हैं। तो भारतीय ही क्या हमारे पास क्या होने वाली है, सिटीजनशिप। हमने जो नागरिकता ली है वो ली है ब्रिटेन से। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी 2002 से 2007। 11वीं जो है वो आपकी 2007 से 2012 है। 12वीं जो थी वो 2012 से 17 तक थी, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी 2002 से 2007, और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक है।
पहले पेपर में भी जब हमने कल क्लास ली थी तब 11वीं पंचवर्षीय योजना बताई थी कि 2007 से 2012 वाली होती है। आज इनने पूछ लिया 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो मतलब एसएससी जीडी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना टॉपिक हमारा अच्छे से होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लॉन्च किया है, और वो कब किया था? 2023 में। मतलब अभी वित्त मंत्रालय जो है इसने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लागू किया है, और ये किया था 2023 में। नेक्स्ट, गणगौर त्योहार। देखो गणगौर जो आपका त्योहार है वो राजस्थान का त्योहार है। गणगौर त्योहार कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है जी? राजस्थान का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? तो देखो गन्ना आता है फैक्ट्रियों से, और फैक्ट्री आती है सेकेंडरी सेक्टर में। फैक्ट्री वगैरह कारखाने वगैरह किस सेक्टर में आते हैं? आपका सेकेंडरी सेक्टर में। जो कृषि सेक्टर है उसमें आता है सर्विस, सेवा क्षेत्र किस में आता है? आपका किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। और प्राइमरी सेक्टर किस में आता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस में आता है ना। पशुपालन किस में आता है? तो वो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों का एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बारिश, गर्मी व हवा के आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, वो कौन सी गुफा है? तो वो कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफा है। कौन सी है जी? भीमबेटका की गुफा। अब कैसे पता करते हैं भीमबेटका की गुफा? तो ये पता चलता नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी कहाँ पड़ती है? एमपी में। और इन सब गुफाओं में से एमपी में आपकी एक ही गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका की गुफा। तो हम लगा सकते थे भीमबेटका की गुफा। अब तुम्हें बताना है कि भैया भारतीय संविधान में यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके सोवियत संघ से। रूस से क्या लिया गया है? आपका मौलिक कर्तव्य। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। कब जुड़े थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। देखो मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? आपके यूएसए से लिया गया है। भाग 4 क्या में आते हैं? मौलिक कर्तव्य, और भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो देखो टी बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम से। टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो वो है आपका भरतनाट्यम से। देखो कथक का संबंध है यूपी में है। कथकली किससे संबंधित है? आपका केरल से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। और जो आपका टी बाला सरस्वती है ये भरतनाट्यम डांस करते थे। टी बाला सरस्वती। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखो वो राज्य है मिजोरम। मिजोरम में आपकी साक्षरता दर जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, तो आंसर आएगा मिजोरम। नेक्स्ट, 2023 तक 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। और मौलिक कर्तव्य है ना कब जुड़ा था? लास्ट अंतिम मौलिक कर्तव्य है तो वो जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अब देखो एक बार मौलिक कर्तव्य के बारे में बताऊं। देखो मौलिक कर्तव्य जो हैं, एक समिति आई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए? 10। और उन्हें आर्टिकल 51 कै में रखा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत 51A में रखा गया, और उन्हें भाग दिया गया भाग 4 कै। ठीक है, तो पहले कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े? 10। अब जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका वो जोड़ा गया था आपका
86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव जो है वो गुजरात में नहीं मनाया जाता। देखो, सबसे पहले कच्छ। कच्छ तो है ही गुजरात का भाई, सबसे बड़ा जिला है भारत का। दूसरा, उत्तरायण पतंग महोत्सव। भाई पतंग महोत्सव अहमदाबाद याद होगा, पतंग वगैरह बहुत उड़ाई जाती है, तो ये भी है। नेक्स्ट, पैरालाइडिंग महोत्सव। पैरालाइडिंग महोत्सव भी आपका देखा होगा गुजरात में होता है। आपने देखा होगा कभी गुब्बारा से इसमें आग चलती रहती है, कच्छ में चलता है, तो पैरालाइडिंग महोत्सव मनाया जाता है। तो आता है सबसे इकलौता स्वर्ण वन महोत्सव। तो जो स्वर्ण वन महोत्सव है वो आपका गुजरात में नहीं मनाया जाता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य किया नहीं जाएगा। मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि एक गलती की एक सजा होगी। सजा उस आधार पर दी जाएगी जिस आधार पर उसने जिस समय उसने वो क्राइम करा है, ठीक है, और उसे अपने लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, सरकारी नौकरी से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है ये एबुलेशन ऑफ टाइटल है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, कि कानून जो है सभी के लिए कैसा है, इक्वल है। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन भारत में कब आया। देखो, साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1927 में। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और साइमन कमीशन आया 1927 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1928 में। देखो, साइमन कमीशन, सॉरी याद है, साइमन कमीशन की स्थापना हुई 1927 में, भारत आया 1928 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी साइमन कमीशन की 1930 में, ठीक है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1927 में। साइमन कमीशन ने भारत में अपनी आया कब? 1928 में, और रिपोर्ट कब पेश की? 1930 में। और जो ये साइमन कमीशन था इसमें सारे के सारे आपके अंग्रेज थे, और इसमें एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था एटली, कैलीमेंट एटली। और जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कैलीमेंट एटली। साइमन कमीशन से तुम्हें याद आया होगा कि गो बैक साइमन के नारे भी लगे थे, और ये पंजाब में सबसे ज़्यादा अग्रतारी था। और इसमें जो जनरल आपका डायर था, ठीक है, तुमने कहानी सुनी होगी जनरल डायर वाली, तो एक व्यक्ति था सैंडर्स, ठीक है, जिसकी हत्या के आरोप में आपको किसको? भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो उसने क्या करा? लाठी चार्ज करवाई थी, जिसमें लाला लाजपत राय पर बहुत सारी लाठी लगी थी, और उसी विरोध का करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने कहा भी था कि मेरे ऊपर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का काम करेगी। नेक्स्ट आता है डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है आपका किससे? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी हुई है वो ही है बर्मिंघम में। कहाँ हुई है? बर्मिंघम में। क्या कभी भारत में राष्ट्रीय खेल हुए हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं? तो बिल्कुल, भारत में एक बार राष्ट्रीय खेल हुए हैं, और ये हुए हैं 2010 में। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी ने पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम भारत में कितनी बार हुए हैं? तो एक बार हुए हैं राष्ट्रीय खेल, और 2010 में हुए थे। और कहाँ हुए थे? दिल्ली में। भारत में उसके बाद नहीं हुए, क्योंकि भारत में उसी गेम, कॉमनवेल्थ गेम में ही एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हें बताना है कि किस व्यक्ति का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बजाने से। समझे? तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा जो हैं वो आपका
पखावज बजाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पखावज बजाते हैं। जाकिर हुसैन बांसुरी बजाते हैं, ये बात गलत है। जाकिर हुसैन जो हैं वो तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं जी? तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। और अभी इनकी डेथ हुई है दिसंबर में ही, तो याद रखना है कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि 1927 में, है ना, साइमन कमीशन का विरोध की आलोचना किस कारण से की जा रही थी? तो मैंने बताया कि साइमन कमीशन देखो 1927 में नियुक्त हुआ, 1928 में भारत आया, 1930 में इसने रिपोर्ट पेश की, लेकिन इसका विरोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, और ये भारत में सुधार करने के लिए क्या आए थे, लेकिन इनके सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में नहीं है। तुम्हें यह बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले है आपका समानता का अधिकार। देखो 19 से 22 तक जो है वो समानता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका किस में आता है? 25 से 28 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में आता है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स में वो आर्टिकल आएंगे जो 12 से 35 के नहीं, 36 के बीच, 35 तक के बीच में आएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे 12 से 35 के बीच में हैं, तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है जीएसटी, कि जीएसटी जो है वो भारत में कब आया? तो देखो भारत में जीएसटी की बात करें तो जनवरी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है, ठीक है, और जीएसटी जो है ना, लागू हुआ गया था। और जीएसटी कैसा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब राज्यपाल के कार्यालय के समय कौन सा कथन सही है ये बताना है। नंबर 1, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है? भैया नहीं कर सकता, ये बात गलत है। ठीक है, वो सिर्फ राज्यपाल ही रहेगा, उसके पास और कोई पद नहीं होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास में का प्रयोग का हकदार होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, राज्यपाल को एक क्या लौट के आता है? एक घर लौट के आता है जो बिना किराए के होता है, तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा समझते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बल भवन NBB, ठीक है, की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों के सूचनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता के विकास करने हेतु और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी मूल्यांकन चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कार्यालय और विशेषज्ञों परामर्श पर निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब इसने बोला कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो उनकी इफ़िशेंसी को, उनकी क्षमता को पहचानने का, ये बात है मोटा मोटा इसमें। तो बच्चों की बात हुई है, श्री सम्मान है नहीं, श्री मातृ श्री भी नहीं है, राष्ट्रीय पद्म श्री सम्मान भी नहीं है, तो इसमें बाल श्री बच्चों की बात करी गई है, तो यही आंसर आपका होने वाला है, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक कौन थे और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की ओर वकालत की और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने विधवा पुनर्विवाह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो उसका नाम आता है ईश्वर
चंद्र विद्यासागर। कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो भगत सिंह क्या है, भगत सिंह से आपको याद रखना है, भगत सिंह ने सिर्फ केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका, नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में, ठीक है, और इन्हें 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई थी और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। दयानंद सरस्वती से क्या याद रखना है कि दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने किसकी बुक करी थी? तो दयानंद सरस्वती ने क्या करा था? इन्होंने आपकी आर्य समाज की स्थापना करी थी 875 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से याद रखना है रामकृष्ण मिशन, वेदांत सोसाइटी, बेलूर मठ, ये सारी चीजें आपकी किसने करी थी? आपकी किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तुम्हें बताना है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो देखो बांग्लादेश की मैं बात करूं तो बांग्लादेश सबसे पहले बात करते हैं कि भारत जो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और ये बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की और ये बाउंड्री 5 राज्यों से लगती है। कितने स्टेट से लगती है? 5, जिसमें आता है आपका पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है, असम आता है, मेघालय आता है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा, और आता है आपका मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से साझा करता है आपका बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा करता है, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, और असम से आपका सबसे कम करता है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे 3 तरफ से घेर रखा है, किसने? बांग्लादेश ने। तो इसमें से कौन सा बताओ राज्य नहीं है? सिक्किम। तो सिक्किम से बांग्लादेश कभी भी बाउंड्री शेयर नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ 5 राज्यों से करता है। बांग्लादेश की करेंसी के नाम बात करूं तो ढाका है, राजधानी है, करेंसी क्या है इसकी? टका है। बांग्लादेश भारत के ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। भारत बांग्लादेश से 3 ट्रेनें चलती हैं भारत बांग्लादेश में, एक आती है मैत्री एक्सप्रेस, एक बंधन एक्सप्रेस और एक मिताली एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है कि बांग्लादेश जो है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को बोलते हैं जीरो लाइन, और तीस्ता नदी विवाद जो है वो किसके देश के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। उसके बाद एक द्वीप और याद रखना है, न्यू मालदीव, है ना। न्यू मालदीव भी किस किस के बीच में विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, प्रसारित करने की भूमिका किसमें होती है? भाई देखो सभी बातें जनसंख्या की बात हुई है, तो जनसंख्या की बात हुई तो ये सब आंकड़े हम जारी करते हैं जनगणना में। किसमें जारी करते हैं? जनगणना में। और जनगणना जो है हर 10 साल बाद होती है। फिलहाल हमारी 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल 2021 की जनगणना आने वाली है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? ठीक है, तो जब आज़ादी हुई थी तो भारत की जहाँ तुम्हें 75% आबादी जो थी वो एग्रीकल्चर पर किस पे निर्भर थी। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर थी। नेक्स्ट आया जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू त्यौहार जो है वो किसकी विशेषता बताता है? तो वो है पोंगल की। किसकी विशेषता बताता है? जल्लीकट्टू त्यौहार पोंगल की बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो देखो द्वितीय क्षेत्र में आता है, देखो पहले सेक्टर में ये आता है कि कृषि, कृषि मतलब कच्चा माल, ठीक है, कि भाई जो कच्चा माल है उसका निर्माण होता है, प्रकृति की देन आती है प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है कि उस कच्चे माल को क्या करना? तैयार करना, ठीक है। और उद्योग किस में आते हैं? ठीक है, उद्योग को सहायता प्रदान करना, तो वो सहायता प्रदान करता है कृषि सेक्टर।
फसलें उगाना, पशुधन, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। और आपका प्राकृतिक संसाधनों का निष्करण, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो कच्चे माल को पकाना, ठीक है, उन्हें पका कर तैयार करना, तो ये सब आते हैं आपके किस में, सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2022 को भारत के अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वर्तमान में भी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन हैं, ठीक है, याद रख लोगे कौन है, आर वेंकट रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, इसको याद नहीं रखना, कुछ खास नहीं है, ठीक है, खास इसलिए नहीं कि वो 2023 की नहीं, 22 की करंट अफेयर का है। नेक्स्ट, मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य का एक भव्य उत्सव है? देखो मैसूर दशहरा, देखो मैसूर ही समझ गए, मैसूर देखते ही कि मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, मैसूर देखते ही पता चल गया कि मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो मैसूर दशहरा जो हो गया, आंसर आ गया कर्नाटक। नेक्स्ट, किसे आधुनिक भारत की भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम। तो भाई अभी क्वेश्चन पहले भी आया था, तो आंसर है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इन्हें मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम कहा जाता है। भरतनाट्यम की माता किसे कहा जाता है? रुक्मणी देवी को। नेक्स्ट, हाँ, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो भारत की संविधान सभा की बात करूं तो स्थापना करने आया था संविधान सभा की, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है, क्रिप्स था के, अलेक्जेंडर था एल ए और एल था लॉरेंस, जिसमें लॉरेंस अध्यक्ष था। और इन्होंने ही 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 को, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष बनी थी आपकी जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का कब स्टार्ट हुई थी? तो देखो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 1966 में और उस 1966 में आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। हरित क्रांति जो थी इसकी बात करें तो खाद्यान्न फसलों से संबंधित है और सबसे ज़्यादा किसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई? गेहूं के। ये क्वेश्चन SSC GD में पिछले साल 10 बार पूछा गया है, तो याद रखना है हरित क्रांति। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो भाई कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सावित्रीबाई फुले ने की है। किसने की है? सावित्रीबाई फुले ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखो राज्यसभा में एक्चुअली सदस्य होते हैं कितने? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं आपके 250। कितने सदस्य होते हैं? 250। मतलब मैक्सिमम सीटें राज्यसभा में कितनी होती हैं? 250। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अव्वल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, कि भाई 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा जो है उसमें मैक्सिमम 550 सदस्य आपके होते हैं। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने तथा उनका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो वो संबंधित है आएगी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। किसमें आएगी जी? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है ये वाली चीजें। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि भावी औद्योगिक विकास और समाज में आर्थिक विकास, संस्कृति विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसका आंसर आएगा लिटरेसी, मतलब साक्षरता।
जो साक्षरता होती है वो समाज में आर्थिक विकास की योगदान की का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, भारत की नवी पंचवर्षीय योजना कौन से कथन से सही है? तो देखो, नवी पंचवर्षीय योजना आई थी 1997 से 2002 में। अभी 8-10 पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना बताई थी तब मैंने नवी भी बताई थी। और इस योजना ने क्या डिसीजन लिया था कि ये योजना सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर केंद्रित थी। तो ये दोनों के दोनों ही पॉइंट सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कर्नाटक पुलिस के महानिर्देशक प्रवीण सूद को क्या बनाया गया? अभी सीबीआई का हेड बना दिया गया है। कि जो कर्नाटक पुलिस के महानिर्देशक थे प्रवीण सूद, इनको सीबीआई का क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है। नेक्स्ट, विलय नीति गवर्नर जनरल द्वारा किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? तो जो विलय नीति थी, विलय मतलब क्या हो गया? किसी भी राज्य को विलय कर लेना, अपने उसमें मिला लेना, या कुल मिला के बात करूं, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति की बात आए तो याद रखना, एक नाम याद रखोगे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है, इसने राज्य हड़प नीति शुरू की थी। तो राज्य हड़प नीति, विलय नीति किससे संबंधित है? आपका किससे? विलय नीति लॉर्ड डलहौजी से। नेक्स्ट, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महानबोलिस योजना के नाम से भी जानते हैं? तो पीसी महानबोलिस के नाम से किस योजना को जानते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो पीसी महानबोलिस योजना, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को जानते हैं? दूसरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2023 में लॉन्च की गई 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सर्जन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्य है ना, उद्देश्य, योजना का उद्देश्य क्या है? मतलब 2023 में धरती माता की बहाली, जागरूकता, सर्जन और पोषण सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका नाम है आपका, ठीक है, इस योजना का काम था वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग में बढ़ाना। नेक्स्ट, साइखोम मीराबाई चानू। देखो, जो मीराबाई चानू थी वो किससे संबंधित है? तो वो है वेट लिफ्टर से। किससे संबंधित है? तो मीराबाई चानू संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपकी वेट लिफ्टिंग से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य। देखो, छऊ नृत्य का संबंध किससे है? तो छऊ या तो बिहार से है, लेकिन बिहार दिया नहीं हुआ, तो क्या आंसर आएगा? पश्चिम बंगाल। तो छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से संबंधित है आपका छऊ डांस। ठीक, नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ कौन नियुक्त हैं? तो देखो, नीति आयोग की बात करें सबसे पहले कि नीति आयोग, देखो नीति आयोग जो था वो योजना आयोग की जगह आया है और इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं आपका वी.आर. सुब्रमण्यम। कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। ठीक, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी के मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसमें बहुत से भारतीय मारे गए थे। तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, है ना? किसने नाइटहुड की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट आता है एक आपका ओसरी पर्व।
ओसरी पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओसरी पर्व मनाया जाता है आपका किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में मनाया जाता है। तो ओसरी पर्व कहाँ मनाया जाता है आपका? कहाँ? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से या अंडमान को निकोबार से अलग करता है एक चैनल जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, भारत में बच्चों की निर्भरता, भारत में बच्चों की निर्भरता, ठीक, भारत में बच्चों की निर्भरता अनुपात 0 से 14 वर्ष की आयु के बीच में है। भारत में जो बच्चों की निर्भरता वाला अनुपात है वो 0 से आपका किससे है? 14 वर्ष की आयु के बीच में। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो संबंधित हैं बांसुरी से। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है 71वां क्वेश्चन। 71वां क्वेश्चन कहता है कि करेंसी के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं मुद्रा के संबंध में। नंबर 1, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। बिल्कुल बात सही है कि जो मुद्रा है, करेंसी है, खाते में पड़ेगी तो भाई कभी भी निकाल लो। नेक्स्ट, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट, विमिल्टन ट्रॉफी, विमिल्टन ट्रॉफी जो है ये संबंधित है लॉन टेनिस से। विमिल्टन ट्रॉफी जो है वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। विमिल्टन ट्रॉफी किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। ठीक है। नेक्स्ट आया सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर के नाम से चुना गया? मतलब सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर, तो गवर्नर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है शशिकांत दास को। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? शशिकांत दास को। नेक्स्ट, सरकारी बजट, ठीक है, सरकारी बजट सरकार की अपेक्षित प्रतियों, अपेक्षित व्यय मतलब कितना पैसा आना है, कितना खर्च आना है, ये बताता है, इसका विवरण देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बजट से ही पता चलता है कि भाई कितना तो हम प्राप्त करेंगे और कितना हम खर्च करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो पहला शासक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसका पुत्र बना था बिंदुसार। कौन बना था जी? बिंदुसार। और तीसरा शासक पूछे तो तीसरा शासक था आपका कौन? आपका था अशोक। और अंतिम शासक कौन था? लास्ट शासक मौर्य वंश का, तो वो बृहद्रथ था। तो मौर्य वंश की स्थापना है पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, और अंतिम कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल 4 दिनों में चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव होता है। जो पोंगल जो है वो 4 दिनों में चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव होता है जो गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। पोंगल जो है वो आपका कटाई में होने वाला एक उत्सव है जो गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म इज यूज टू डोनेट द मीन इनकम कॉम्पिटेटिव, ठीक है, फॉर एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग दीज लिविंग द ग्रुप ऑफ क्वार्टर्स। तो इसने बोला कि भाई ऐसी कौन सी टर्म है जो ये सिखाएगी, बताएगी कि किस व्यक्ति की इनकम जो है, चाहे वो एवरी वुमेन हो, एवरी वुमेन हो, एवरी मैन हो, एवरी चाइल्ड है, तो ऐसी कौन सी बताएगी? तो वो होती है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्या होती है? पर कैपिटल इनकम, जिससे प्रत्येक मैन की इनकम पता चलेगी, प्रत्येक वुमेन की इनकम पता चलेगी और प्रत्येक चाइल्ड की इनकम पता चलेगी। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 बार केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की वो पहली महिलाएं बन गई हैं।
तो निर्मला सीतारमण 2023 से आपकी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, मतलब सॉरी 2023 में, ठीक है, वो चौथी बार उन्होंने बजट पेश किया। 2024 में भी उन्होंने ही किया है। तो अब तक की वो कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? 2024 तक वो 5 बार पेश कर चुकी हैं। और जो 2025 में वो पेश करेंगी वो कौन सा पेश करेंगी? आपका 6वां बजट, ठीक है। और भारत की पहली वित्त मंत्री महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य किसका निर्माण करना है? तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो निर्माण करते हैं जो कल्याणकारी राज्य होता है, ठीक है। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना ही उनका काम होता है, डीपीएसपी का। राज्य के नीति निर्देशक लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मुंडारी नृत्य। तो जो मुंडारी नृत्य है, ठीक है, मुंडारी डांस है, वो किस राज्य का डांस है? झारखंड का। मुंडारी डांस कहाँ का है? झारखंड का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लावड़ी डांस, तो लावड़ी नृत्य शैली जो है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। जैसे मुंडारी डांस कहाँ का है? तो मुंडारी डांस है झारखंड का। लावड़ी डांस जो है वो है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को, ठीक है, 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब मनरेगा जो 2005 में लेके आए थे मनमोहन सिंह, उसमें कोई भी ग्रामीण व्यक्ति होगा उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित हैं। किसमें है? भाग 3 में निहित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता पुत्र का नाम था बिंदुसार जो दूसरे नंबर पे था, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन सा हो गया? अशोक हो गया। इसके समय आपको याद रखना है अशोक से कलिंग युद्ध। इसके समय कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। और अभिलेखों का जनक किसे माना जाता है? अशोक को। बौद्ध धर्म अपनाने क्या अपनाया था इसने? बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो मैंने अभी तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महानबोलिस पर। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ क्योंकि आते हैं तो मैं डिटेल में बता देता हूँ, तो इससे हमें फायदा हो जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महानबोलिस पर और पहली किस पे थी? हेराल्ड डोमर पर। नेक्स्ट, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो पश्चिम बंगाल से। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति हुई है पश्चिम बंगाल में। किसमें हुई है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम में कुल पदकों में अधिकतम संख्या में पदक जीते? मतलब जो नेशनल गेम हुए हैं इस बार के 2023 में, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते थे महाराष्ट्र ने। नेशनल गेम में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और 2 क्वेश्चन और ही करते हैं, 90 तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 से आगे हमने कर लिए थे कल। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग। देखो, नॉर्मन बोरलॉग आया है, तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध मतलब भारत की किससे है? हरित क्रांति है विश्व की। तो और कौन सी फसल होगी हरित क्रांति से? आपका कृषि और खाद्यान्न फसल। नेक्स्ट, आगा खां कब?
आगा खां कप जो है आपका वो संबंधित है हॉकी से। अभी मैंने बताया बैडमिंटन कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन कप किससे संबंधित था आपका फुटबॉल से। ठीक है, कि लॉन टेबल टेनिस से, तो टेनिस से था। ठीक है, चलो इतने हमने कर लिया। आज 90 क्वेश्चन हम रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं अब्जा वाला, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो देखो भाई, 90 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम सीखेंगे दो टॉपिक, आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फर्स्ट, है ना। कौन सा टॉपिक है? एसएससी जीडी के लिए टॉपिक फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, संविधान के भाग। देखो, सबसे पहले संविधान की बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। भारतीय संविधान की बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया। ठीक है, अंगीकृत किया, अपनाया, यह एसएससी जीडी में पूछा गया। और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान आपका लागू कर दिया। जब हमने संविधान लागू किया, ठीक है, तो संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, और 22 भाग के साथ 395 अनुच्छेद थे, और आपकी 12 अनुसूचियां नहीं थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करूं तो 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, 395 आर्टिकल हैं, और 12 आपके क्या हैं? अनुसूचियां हैं। और अभी हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। तो चलो हम बात करते हैं संविधान की भाग की। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो झट आंसर दोगे कि भारतीय संविधान को 22 पार्ट में, 22 भागों में बांटा गया है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो गणना की दृष्टि से आपको बताना है 25, कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग ए की। तो देखो, भाग एक में क्या है? तो भाग एक संबंधित है संघ व राज्यों से, कि भारत में कितने संघ होंगे और कितने राज्य होंगे। जैसे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं, और कितने राज्य हैं? 28 हैं। तो भाग एक किससे संबंधित है? संघ व राज्यों से संबंधित है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाग दो किससे संबंधित है, तो भाग दो आपको ध्यान रखना है, भाग दो संबंधित है नागरिकता से। भाग दो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाग तीन किससे संबंधित है, तो भाग तीन आपको याद रखना है मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाग चार किससे संबंधित है, तो भाग चार संबंधित है डीपीएसपी से। भाग चार किससे संबंधित है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगर कोई आपसे पूछे भाग चार कै, अभी एग्जाम में आया भी एसएससी जीडी में, तो भाग चार किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। भाग चार किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछे भाग पाँच, ये भी एसएससी जीडी में आया था पिछली बार, तो भाग चार पाँच संबंधित है संघ से, केंद्र से। किससे संबंधित है? भाग पाँच केंद्र से। अगर कोई आपसे पूछे भाग छः किससे संबंधित है, तो झट आंसर देना है कि भाग छः राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाग 9 किससे संबंधित है, तो भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित है आपका भाग 9। ठीक है, और 9A किससे संबंधित है भाग की? तो 9A संबंधित है नगर पालिका से। भाग 9A किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भाग 10 किससे संबंधित है, तो भाग 10 जो है वो SC ST से संबंधित है। किससे? SC ST से संबंधित है भाग 10। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे भाग 11, ठीक है, भाग 12 जो है, तो भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध से संबंधित है। भाग 11 जो है केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध से संबंधित है, भाग 11। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे भाग आपका 15, भाग 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा, एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। भाग 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। अगर कोई आपसे पूछे भाग 17, तो भाग 17 जो है वो संबंधित है राजभाषा से। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। अगर कोई आपसे पूछे भाग 18, तो भाग 18 जो है वो संबंधित है आपातकाल से।
भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे भाग 20, तो भाग 20 जो है वो संबंधित है संशोधन से। भाग 20 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से। ठीक है। ठीक, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है संविधान के भाग से। मैंने क्या बोला, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें 22 भाग थे और अब भी 22 ही भाग हैं। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे और अब भी 22 भाग हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो 25। भाग 1 जो है वो संघ व राज्यों के बारे में बताता है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताती है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। भाग 5 संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। 9A नगर पालिका से। भाग 10 ST/SC से संबंधित है। भाग 11 केंद्र व राज्यों से संबंधित है। भाग 15 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और भाग 20 जो है वो संशोधन से संबंधित है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और ये आपके 22 भाग हैं जिसे गणना की दृष्टि से आपका 25 भाग कहा जाता है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी में काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर सेकंड पर। टॉपिक नंबर जो सेकंड है हमारा वो है आपका क्या, उसमें हम पढ़ने वाले हैं भाग की जगह अनुसूची। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुसूची। ठीक, तो देखो अनुसूची की बात करें तो मैंने बताया कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में आपका 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। देखो, अगर मैं बात करूँ पहली अनुसूची की, फर्स्ट अनुसूची, तो ये बताती है राज्यों के बारे में, ठीक है, और केंद्र के बारे में। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य व केंद्र से। दूसरी अनुसूची जो है वो संबंधित है आपका, किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची है वेतन से। ठीक है, कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा, उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। चौथी अनुसूची जो है वो संबंधित है आपका किससे? ST/ST से। ठीक है, चौथी अनुसूची जो है, नहीं, चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों से। जैसे अभी पूछा ही गया था, SSGD में 2 बार पूछा गया कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250। तो चौथी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटों से। जो आपकी पांचवी अनुसूची है वो संबंधित है SC/ST से। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? SC/ST से। जो छठी अनुसूची है वो संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, छठी अनुसूची जो है वो संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। ठीक है, सातवीं अनुसूची जो है इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 शक्तियों में बांटा गया है। संघ सूची में बांटा गया है, राज्य सूची में बांटा गया है, ठीक है, और समवर्ती सूची में बांटा गया है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखना है कि संघ सूची में जो है आपका कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? देखो, गलत जवाब है। समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। पहले 66 विषय थे, अब कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, अब देखो आती है 8वीं अनुसूची। देखो, 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। और उसमें कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड हैं? 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं। अब आती है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है, पंचायत से।
और आपकी 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। तो देखो, अगर मैं बात करूँगा, सीधी बात है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 22 भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, ठीक। उसके बाद 9वीं अनुसूची, तो देखो पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे, मतलब उसके बाद जुड़ी हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। और ये कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था पहला, और ये हुआ था 1951। मतलब इंडिया के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है ये 52वें कॉन्स्टिट्यूशन 1952 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। मतलब भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। उन 8 अनुसूचियों में अब अगर बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र से, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया कि प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया। 5वीं अनुसूची SC SC से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है इसमें इसे 3 हिस्सों में बांटा गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने 2 टॉपिक कर लिए, प्लस 90 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार बनाए रखना है और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।